हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट काइंड के एल्गीज लाइक रेड एल्गीज, ब्राउन एल्गीज, ग्रीन एल्गी एंड डाइटम डाइनोफिलेट से भी रिलेटेड हैं। और दिस क्वेश्चन आर वेरी यूनिक एंड वंडरफुल टाइप्स, यू रियली इन्जॉयड, आई होप दैट। तो गाइज इसमें देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं कि रियल में एल्गी है क्या। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी एल्गीज। और एक बात और गाइज, ये दिस क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस करूंगा दैट क्रिएट ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी एल्गीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इन विच आर दी फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी एल्गी। एल्गी के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। देखिए गाइज, अभी तक हमें कितना पता है एल्गी के बारे में, इन क्वेश्चन के थ्रू हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सीखेंगे जो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी जो अभी तक जो मैंने लेक्चर अपलोड किए थे उनसे थोड़ा डिफरेंट एक नज़रिया हमारा क्रिएट होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एल्गी के बारे में स्टेटमेंट है। तो पहला है कि एल्गी पेविंग द वे फॉर एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है जो हमारे हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट्स, जो हमारे जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, जो हायर प्लांट्स हैं जो यूकैरियोटिक बोल सकते हो, उसके अलावा जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात हमने बोला तो इसमें आपके एनिमल और प्लांट दोनों आ गए। तो कहने का मतलब है जो हमारे एल्गीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसमें आपके प्लांट और एनिमल दोनों आ गए, उनके एवोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये सही बात है गाइस, एल्गी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और स्पेसिफिकली जो आपकी ग्रीन एल्गीज हैं और उनमें भी आपके जो कैरोफाइटा वाले एल्गीज हैं उनकी बात करें, जिसमें आपका कोलियोगीट और आपका कारा आते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गीज हैं इन दी पाथ ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। गाइस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, उसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है ऑयल, जो आज के टाइम में पेट्रोल और डीजल्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं करंटली एक्सप्लॉइट कम्स मोस्टली फ्रॉम द क्रेस्टेसियस डिपॉजिट ऑफ मरीन एल्गी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो आज हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरीके का ऑयल, चाहे पेट्रोल या डीजल हो, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे क्रेस्टेसियस पीरियड में जो डिपॉजिट हुए थे, स्पेशली जो मरीन एल्गी थे उनका डिपोजिशन के बाद जो ये बना है ऑयल। साइंटिफिक प्रूफ ये करता है कि जो मरीन एल्गी थे स्पेशली हमारे क्रेस्टेसियस पीरियड में उनसे ये ऑयल बना है। जैसे हम बताते हैं ना कि कोल आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारे टेडोफाइट से, इसी तरीके जो आज हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे मरीन एल्गी दैट डिपॉजिटेड या दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स ड्यूरिंग द क्रेस्टेसियस पीरियड। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये भी बहुत वेरी गुड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है सेइंग, एक कोटेशन है जैसे कि आवर लाइफ डिपेंड ऑन एल्गी। ये वाला जो स्टेटमेंट है कि हमारी लाइफ जो है एल्गी पर डिपेंड करती है, इज ट्रू बिकॉज। क्यों ट्रू है ये बात? क्योंकि हमारा जो 50% ऑक्सीजन जो हमारी अर्थ पे है उसका 50% जो एल्गी अपनी फोटोसिंथेसिस के बाद क्रिएट करते हैं, केवल एल्गी, जिसमें आपके डाइनोफिलेट, डेस्मेट्स, डाइटम्स, आपके रेड, ब्राउन एंड इस तरह की जो एल्गी है ये करते हैं। बाकी जो 50% है वो आपके टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, जो भी आपके प्लांटेशन है डिफरेंट टाइप के वो करते हैं, मगर केवल 50% एक सिंपल छोटा सा ग्रुप प्लांट का जिसे हम एल्गी बोलते हैं वो क्रिएट करता है। बाकी आपके जिम्नोस्पर्म्स आपके देखते हैं कितना बड़ा आपका रेन फॉरेस्ट होते हैं, आपके उसमें हायर प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट से लेके आपके दूसरे प्लांट जो हैं वो सब एक तरफ हैं, केवल 50% एल्गी क्रिएट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आवर लाइफ डिपेंड ऑन एल्गी, क्योंकि केवल 50% एक सिंगल प्लांट ग्रुप कैरी कर रहा है, बाकी आपके टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, डाइकाट एंड मोनोकाट ये सब मिला के 50% कर रहे हैं। और दूसरी जो भी वेजिटेशन है जो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है दैट के जो भी ऑक्सीजन बना सकती है वो सब 50%। केवल एल्गी जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो 11 ग्रुप्स आपके अकॉर्डिंग टू फ्रिज क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो ओनली आर कैपेबल टू प्रोड्यूस 50% ऑफ टोटल अर्थ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेंटेंस है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि आल लैंड प्लांट्स ड्राइव फ्रॉम ए फ्रेश वाटर क्लास ऑफ ग्रीन एल्गी। देखो हम ऑलरेडी बता चुके आपको कि जो लैंड प्लांट्स, लैंड प्लांट का मतलब हुआ हम ब्रायोफाइट से स्टार्ट करें या टेडोफाइट से स्टार्ट करें, आपके जिम्नोस्पर्म, आपके एंजियोस्पर्म, डाइकाट, मोनोकाट, इनकी जो ओरिजिन हुई है वो आपके फ्रेश वाटर, फ्रेश मरीन नहीं बल्कि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ग्रीन एल्गी, जिसमें आपका कौन से आते हैं, जो आपके जो कारा वगैरह हैं ये इसमें जो आते हैं ग्रीन एल्गी, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ग्रीन, ये तो स्पेसिफिकली ग्रीन एल्गी, और वो भी कौन से फ्रेश वाटर में, इनसे इवॉल्व हुई है। ये बात बिल्कुल सही है गाइस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट अबाउट दी एल्गी। तो करेक्ट आंसर गाइस लास्ट, ये ऑप्शन सभी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। कहने का मतलब दैट क्रिएट ए वेरी अंडरस्टैंडिंग, ए वेरी सिग्निफिकेंट जो एप्लीकेशंस हैं एल्गी के, जो उनका सिग्निफिकेंट है आवर लाइफ सस्टेनिंग ऑन दिस प्लेनेट, उसके बारे में है। तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, आप इसे सीखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एल्गी। फिर से एक बार हम एल्गी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। एल्गी आर मेजर फोकसेस फॉर सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड CO2 कंजप्शन। देखिए दूसरा पॉइंट है, आज के टाइम में जो हमारा बायोफ्यूल प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम्स है,
जितने भी तरीके, वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है वो एल्गी से प्राप्त करने का है कि बायोफ्यूल जो इन फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है वो एल्गी से आएगा। दूसरा जो CO2 कंजप्शन, देखिए CO2 कंजप्शन उतना ही इंपॉर्टेंट जितना हमने कहा कि 50% ऑक्सीजन कौन निकालता है, केवल फोटोसिंथेसिस दैट कैरीड आउट बाय द एल्गी। उसी तरीके से जब वो CO2 लेंगे तभी तो ऑक्सीजन निकालेंगे। तो कहने का मतलब जो CO2 अगर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है अर्थ पे, तो दैट कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैजार्डस कंडीशन लाइक द सुनामी, या टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा, एक लाइफ ऑन दिस अर्थ उसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो उस CO2 को कंज्यूम करना भी लाइफ को अर्थ पे बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस जितना CO2 कंज्यूम होगा उतनी लाइफ आसानी से इस अर्थ पे चल सकती है, सस्टेन हो सकती है। तो CO2 का कंजप्शन और बायोफ्यूल प्रोडक्शन जो आज इसके मेजर फोकस है किस पे, एल्गी के प्रोडक्शन पे, कि एल्गी कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि नो अदर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैव डन सो मच फॉर सो लॉन्ग एंड फॉर सो मेनी एज हैव एल्गी। मतलब दूसरा प्लांट का कोई भी ग्रुप इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ना इतने टाइम तक उतने महत्वपूर्ण होने का अपना प्रूफ दिया जितना कि एल्गी ने दिया। गाइस ये भी एल्गी के बारे में एक वंडरफुल पॉइंट है। हम इतना जानते हैं, हमें लगता है कि जो हमारे ग्रीन क्रॉप्स हैं, हमारे जो मतलब मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने हम फूड क्रॉप्स खाते हैं वो सब हमें उनसे मिलते हैं, मगर ऐसा नहीं है गाइस। खाने के अलावा जो एल्गी की इंपॉर्टेंस है वो प्लांट के जितने भी ग्रुप्स हैं, लाइक ब्रायोफाइट हुआ, टेरिडोफाइट हुआ, जिम्नो हुआ, एंजियो हुआ, एंजियो के आपके डाइकाट, मोनोकॉट या दूसरे जो भी ग्रुप्स हैं एल्गी को छोड़ के, वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं जितना कि एल्गी रखता है, और ना ही इतना ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया अभी तक जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन दिस प्लेनेट मेनली कैरीड आउट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट गाइस, और ये क्लियर होता है इन स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट थर्ड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर एल्गी। कहने का मतलब फाइनली एक स्टेटमेंट है कि दुनिया के सबसे, इस अर्थ पे जो प्रेजेंट प्लांट हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लांट एल्गी है गाइस। ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल सही है गाइस, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। एंड दी स्टेटमेंट है कि कॉमन नेम्स फॉर एल्गी, जो डिफरेंट नेम्स हैं एल्गी के लिए हम जैसे यूज करते हैं पॉन्ड स्कम, सी बीड्स, इवन फ्रॉग स्पिटल, ये जो टर्म्स हैं जनरल हम एल्गी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा पॉन्ड स्कम कभी कभी स्पायर वगैरह केस में यूज करते हैं, जबकि उसे हम रियल पॉन्ड सिल्क बोलना बेहतर होता है। पॉन्ड स्कम, सी बीड्स या फ्रॉग स्पिटलाइज जो है, ये टर्म जो है ये जनरल वे में हम एल्गी के लिए यूज करते हैं। कि अगर हम सी वीड्स कह लें तो उसका रेफरेंस जाता है कि हम एल्गी की बात कर रहे हैं। हम पॉन्ड स्कम की बात कर सकते हैं तो ये फ्रेश वाटर एल्गी के लिए बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो टर्म्स हैं ये कॉमनली एल्गी के लिए यूज़ की जाती है। अब अगर हम ये बोल देते हैं पॉन्ड सिल्क, तो ये टर्म पार्टिकुलर एक एल्गी के लिए यूज़ करा जाता है जिसका नाम होता है स्पायर वगैरह। बट पॉन्ड स्कम की अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ए सिंगल वन, इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ द प्लांट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं एल्गी। ये जो तीन टर्म्स हैं ये एल्गी के लिए यूज करें। जैसे हम कहते हैं एल्गी, एल्गी का मतलब क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो उसी तरीके से पॉन्ड स्कम का मतलब हुआ कि जो एल्गीज हैं उनके लिए दूसरा टर्म्स है। एल्गी ना कहकर हमने पॉन्ड स्कम बोल सकते हैं या सी वीड्स बोल सकते हैं। तो दे आर थ्री डिफरेंट टर्म्स दैट यूज फॉर द एल्गीज। तो गाइस ये भी स्टेटमेंट ठीक है, और इस तरीके से जो आपका करेक्ट आंसर होता है ई। आजकल इसी तरीके क्वेश्चन आने का ट्रेंड एग्जाम में बढ़ा है स्टेटमेंट वाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एल्गी। फिर से एक बार एल्गी के बारे में बात कर सकते हैं। द ग्रीन एल्गी एंड लैंड प्लांट, देखिए ग्रीन एल्गी, केवल ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूँ, और लैंड प्लांट का मतलब होगा इस हमारे ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, ये इतने सारे प्लांट जो होते हैं लैंड प्लांट्स में आते हैं। तो ग्रीन एल्गी एंड लैंड प्लांट्स ऑल शेयर एक कॉमन एंसेस्टर, मतलब इन सब की ओरिजिन, मतलब एक तो एल्गी और दूसरे आपके चार ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब की ओरिजिन कहाँ से हुई है, एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है। एंड ऑल डिसेंडेंट, ऑल डिसेंडेंट का मतलब इनकी जो ओरिजिन है, जो आज हम देख रहे हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, ये डिसेंडेंट है कॉमन एंसेस्टर जो क्या रहे थे, आइदर ग्रीन एल्गी या फिर लैंड प्लांट। इनकी ओरिजिन जो है वो ग्रीन एल्गी से हुई है, लैंड प्लांट से हुई है, मगर इनके एंसेस्टर सबके, या तो हम ये कह लें कि एल्गी जितने भी हैं, जितने भी टाइप के, और आपके जितने टाइप के नहीं, केवल ग्रीन एल्गी और जितने भी आपके लैंड प्लांट, ये इनके सबके एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, और ये बात बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है। तो ग्रीन एल्गी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि दीज आर द एंसेस्टर ऑफ द ऑल ग्रीन प्रेजेंट डे प्लांट्स। दूसरा पॉइंट है कि ग्रीन एल्गी आर लार्ज माइक्रोस्कोपी, जिसमें जो ग्रीन एल्गी में जो माइक्रोस्कोपिक होती है, नॉर्मली ग्रीन एल्गी कहाँ पे होते हैं, हमारे फ्रेश वाटर में होते हैं, पॉन्ड, स्कम, रिवर्स, कैनाल, इनमें पाए जाते हैं। मगर जो ग्रीन एल्गी में लार्ज माइक्रोस्कोपिक जैसे अल्बागा, ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, सी वीड्स कहलाता है। दे कैन आल्सो बी टिनी, और बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब यूनिसेलुलर भी हो सकता है जैसे क्लेमाइडोमोनास, और कॉलोनियल भी हो सकता है जैसे कि बॉलवॉक। तो ये बात भी सही है, ग्रीन एल्गी बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि अल्बा जो कि सी वीड है, मतलब समुद्र में पाया जाता है, और ये बहुत ही स्मॉल भी हो सकते हैं जैसे कि आपका क्लेमाइडोमोनास, और ये कॉलोनी की फार्म में रह सकते हैं, मतलब एक ग्रुप के एग्रीगेट फार्म में भी ये रहते हैं जैसे कि आपका बॉलवॉक। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट सी है कि कैलेर्पा इज इन्वेजिव इन दी मैक्स मोनाको, मोनाको कंट्री गाइज
आपका उसमें कह रहा है एक ग्रीन एल्गा है ये कैलेरपा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसका कभी कॉमन नेम आपको बताया जाएगा आगे क्वेश्चन में। तो ये जो है मोनाको में एज ए इन्वेजिव स्पीसीज़ के फार्म में ग्रो करा। कहने का मतलब वहाँ पे किसी दूसरे सोर्स के थ्रू इंटर कर गया और वहाँ पे इसने अपनी ग्रोथ को बहुत रैपिड फार्म में किया, वहाँ की जो ओरिजिनल वेजिटेशन थी उसे हटा दिया और वहाँ पे अपना डोमिनेंसी क्रिएट कर ली। तो ये बात बिल्कुल सही है, मोनाको में कैलेरपा जो था एक इन्वेजिव स्पीसीज़ के फार्म में एंट्री ली थी इसने। और डी स्टेटमेंट है कोडियम इन्वेजिव इन यूएसए। जो कोडियम जो है वो यूएसए में, गाइस देखो ये भी आपका जो है ग्रीन एल्गी है और आपका जो ऊपर बताया था कैलेरपा वो भी ग्रीन एल्गी था। तो जो आपका कैलेरपा है वो मोनाको में इन्वेजिव था, मतलब उसकी एंट्री वहाँ पे इन्वेजिव का मतलब हुआ कि अनवांटेड की तरह वहाँ पे एंट्री करी और वहाँ की बहुत सारे जो दूसरी वेजिटेशन थी उसे वहाँ से इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ थी वहाँ पे अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर ली, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी रैपिड ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। और दूसरा इसी तरीके से हम बात करें कोडियम, दूसरा एक एल्गी होती है जिसे डेड मैन फिंगर बोलते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन्वेजिव स्पीसीज़ की फार्म में एंटर किया था। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आप एक बार देख लें क्वेश्चन में क्या मैंने बता रहा हूँ आपको कि एक जनरलाइजेशन है इसमें कि जो ग्रीन प्लांट और लैंड प्लांट्स हैं उनके एंसेस्टर आपके ग्रीन एल्गी या फिर लैंड प्लांट रहे हैं, मतलब दोनों के एंसेस्टर एक ही थे, या तो ग्रीन एल्गी थे या लैंड प्लांट थे। किनके एंसेस्टर? ग्रीन एल्गी और जितने भी लैंड प्लांट्स हैं आपके ब्रायोफाइट टू लेके एंजियोस्पर्म तक, सबके एंसेस्टर एक ही। दूसरा पॉइंट कह रहा है ग्रीन एल्गी बहुत छोटे भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। तीनों के एग्जाम्पल्स हैं। कैलेरपा जो है मोनाको में एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है। इन्वेजिव स्पीसीज़ का मतलब एक डिफरेंट चीज़ होती है कि जो वहाँ की जो ओरिजिनल वेजिटेशन हो वहाँ को डिस्टर्ब कर दे और वहाँ के सब जो जहाँ पे उसका हैबिटेट है वहाँ पे पूरी तरीके से एक सिंगल टाइप की मोनोकल्चर टाइप की वेजिटेशन किसी दूसरे प्लांट को वहाँ पे ग्रो ना करने। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, इस तरीके की जो स्पीसीज होती है उन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इन्वेजिव स्पीसीज बोलते हैं। तो इस तरीके दो एग्जाम्पल दे रहा है कि कैलेरपा जो है वो आपका मोनाको में इन्वेजिव स्पीसीज है और कोडियम जो है आपका यूएसए में ये इन्वेजिव स्पीसीज माना जाता है। और ये दोनों गाय जो हैं आपके ग्रीन एल्गी जो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सभी ए बी सी एंड डी आर करेक्ट है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है लास्ट ए। क्वेश्चन नंबर हम 4 में बात करते हैं ए हाईली इन्वेजिव बीट विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल मरीन ग्रीन एल्गा इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सीडेंट इन मोनाको इन 1984। मैं डेट ऑफ बर्थ गाइस देखते हैं कि 1984 में एक ग्रीन एल्गी था जो हाईली इन्वेजिव था। हाईली इन्वेजिव का मतलब वही कि मतलब दूसरी स्पीसीज किसी अगर वाटर बॉडी में डाल दिया जाए, किसी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डाल दिया जाए तो वहाँ की जो पहले जो प्रीवियस जो है वेजिटेशन है उन्हें ये बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। कहने का मतलब उन्हें वहाँ पे कोई चांस नहीं रखते हैं कि वहाँ पे भी ग्रो करें और पूरे जो लैंड एरिया होता है या वाटर बॉडी होती है जहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं पूरे में एक छत्र उनका राज हो जाता है, मतलब दूसरे को किसी को ग्रुप वहाँ पे ग्रो करने नहीं देते। ऐसे प्लांट या ऐसे जो भी होते हैं बीट्स उन्हें हम इन्वेजिव बीट बोलते हैं। और ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में, ठीक है गाइज। और 1984 में ये एंट्री कर गया था कहाँ पे? मोनाको। मोनाको कंट्री बहुत ही ज़्यादा मतलब अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं और एक्सीडेंट एक बस चांस के थ्रू वहाँ पे उसकी एंट्री हो गई थी। जैसे अपने इंडिया में लैंटेना कैमारा का नाम सुना होगा आपने, इस तरीके से इसकी एंट्री हो गई थी मोनाको में। तो ये कौन सा एल्गी है गाइज? अभी हमने आपको बताया था, तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। मोनाको में हमने नाम दिया था कैलेरपा का। करेक्ट आंसर गाइज 4 का आंसर जो है वो आपका सी। तो आप ध्यान रखना है और कौन सा है मैं आपका इसका नाम भी और पिक्चर भी दिखा देता हूँ गाइज। ये होता है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये दिस इज कैलेरपा, इट इज ए ग्रीन एल्गी। ये आप एक बार देख लें, आगे इन पे क्वेश्चन आएंगे। ये आपका कोडियम होता है, इसे डेड मैन फिंगर बोलते हैं, लाइक दैट फिंगर दिख रही है डेड मैन की। और ये आपका जो होता है अल्वा होता है जो एक तरीके से बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। और ये आपका होता है स्पायरोगारा। अब तक अभी स्पायरोगारा को आपने इस तरीके से देखा होगा, एक बुश गाइस स्लाइड होती है। ये यहाँ पे हम इसका ओरिजिनल व्यू दिखा रहा है जिस तरीके से वाटर बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका है स्पायरोगारा और ये है अल्वा और ये आपका है कोडियम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, 5th पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्यूटीफुल ग्रीन एल्गी। देखिए फिर क्वेश्चन को रिपीट करा है इसने। पहले बोला था कि ब्यूटीफुल ग्रीन एल्गा है जो मोनाको में 1984 में एंट्री कर गया था एज ए इन्वेजिव स्पीसीज के रूप में, तो भी आंसर वही था। अब यहाँ पे केवल इसने क्वालिटी पूछी है कि आपका एक बहुत ही इन सभी एल्गी में अल्बा, बॉलवॉक, क्लेमाइडोमोनास और कैलेरपा में सबसे ब्यूटीफुल एल्गा कौन सा गाइस? तो आपने पिक्चर देखा, आपको ब्यूटीफुल कौन सा लग रहा है? कैलेरपा ब्यूटीफुल होता है। देख लें एक बार, दोबारा से देख लें गाइस, नो प्रॉब्लम। इसे देखें ये कितना ब्यूटीफुल एल्गा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन एल्गा नोन एज सी बीट। देखिए अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी बीट का कॉन्सेप्ट मैंने कल आपके अपने क्वेश्चन बताया था कि सी बीट एक जनरल टर्म्स है जो एल्गी के लिए यूज़ करा जाता है, बट कौन से एल्गी के लिए? सबके लिए नहीं, केवल आपके जो रेड एल्गी जो समुद्र में पाए जाते हैं, केवल जो इनके जो और आपके ब्राउन एल्गी। आपने देखा ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तो ऑलमोस्ट समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब मरीन वाटर में पाए जाते हैं। और कुछ ग्रीन एल्गी भी समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी कुछ मेंबर जो समुद्र में पाए जाते हैं उन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सी बीट्स बोलते हैं। कहने का मतलब है सी बीट एक टर्म है जो केवल एल्गी ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता।
तो इन विच आर द फॉलोइंग ग्रीन एल्गी, तो इसका मतलब है सी वीड जो होते हैं वो ग्रीन कैटेगरी के जो एल्गी हैं उनमें से भी हो सकते हैं, और सी वीड रेड एल्गी में से भी हो सकते हैं, और सी वीड आपके ब्राउन एल्गी में से भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग ग्रीन एल्गी नोन एज सी वीड, मतलब कौन सा ऐसा ग्रीन एल्गी जिसे हम सी वीड्स के वहाँ समुद्री खरपतवार हिंदी में अगर हम बोलें तो इसकी हिंदी ऐसे होगी। तो ग्रीन एल्गी, तो इसमें गाइस जो जितने भी एल्गी हैं वो सभी ग्रीन एल्गी हैं, अल्वा भी है, कारा भी है, बॉलबॉक्स भी है, स्पायरोगायरा भी। जबकि कारा कैरोफाइटा है, अल्वा और बॉलबॉक्स स्पायरोगायरा आपकी कहते हैं कैरोफाइटी के एल्गी हैं, कैरोफाइसी वाले, मगर सभी दो हैं ये 4 एल्गी कहते हैं ग्रीन एल्गी है। तो इसमें अब ये शर्त है कि आपका ओर्सियन मतलब मरीन में कौन सा पाया, तो मरीन में गाइस कौन पाया है, अल्वा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच आर द फॉलोइंग ग्रीन एल्गी, देखिए ग्रीन एल्गी पे भी हम बात कर रहे हैं, नोन एज स्क्रोज ऑफ मेडिटेरियन। स्क्रोज का मतलब होता है जो एक सिंपल सा हम कह सकते हैं ब्यूटीफुलनेस के लिए यूज़ करा जाता है, कि जो मेडिटेरियन समुद्र है हमारा, तो उसमें जो होता है उसकी ब्यूटीफुल, स्क्रेज ऑफ ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि वहाँ की सुंदरता के लिए, कहते हैं ना आयरन लेडी ऑफ इंडिया या आयरन पुरुष ऑफ द इंडिया, इस तरीके से स्क्रेज ऑफ द मेडिटेरियन सी कौन सा एल्गा कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कलेरपा। इसके बारे में तो कितने सारे क्वेश्चन बता चुके, ब्यूटीफुल ग्रीन एल्गा है आपका, एज इंसिडेंट यूज करा मोनेको में एंट्री कराया था, और इसे स्क्रेज ऑफ मेडिटेरियन भी कहा जाता है। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके लिए, करेज ऑफ मेडिटेरियन। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग ग्रीन एल्गा नोन एज डेड मैन फिंगर। तभी आपको हमने पिक्चर दिखाया था, तो इसका पहले तो आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, इस अल्वा, अल्वा को कहते हैं हम, सॉरी अल्वा को नहीं, कोडियम, कोडियम को अभी हमने पिक्चर दिखाया था, कोडियम को कहते हैं डेड मैन ऑफ फिंगर। तो इसे आप क्वेश्चन को पहले क्लियर देखें कि इन विच आर द फॉलोइंग नोन ग्रीन एल्गी नोन एज डेड मैन फिंगर। तो डेड मैन फिंगर हम कहते हैं आपके एक एल्गी होता है, और जो एक ग्रीन एल्गी कैटेगरी से है गाइस, जिसका नाम होता है कोडियम। अब कोडियम को हम क्यों कहते हैं गाइस, इसका पिक्चर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, हमने आपको दिखाया था अभी, फिर एक बार देख लेते हैं। दैट ये आपको दिख रहा है, इसकी जो फिंगर्स हैं इस तरीके से, ये डेड मैन फिंगर्स, दिस इज कोडियम। तो भूलना नहीं है, पिक्चर को ध्यान रखें गाइस, इससे आपका क्वेश्चन एट द टाइम क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। विच इज़ नॉट ए कॉमन नेम यूज फॉर दी एल्गी। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अभी जो हमने क्वेश्चन बताया उसी पे हमने क्वेश्चन बना दिया कि इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कॉमनली एल्गी के लिए यूज नहीं करा जाता है। तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि फ्रॉग स्पिटल भी यूज़ करते हैं, पॉन्ड स्कम भी यूज़ करते हैं, सीवीड भी एल्गी के लिए यूज़ करते हैं, मगर पॉन्ड सिल्क जो होता है गाइस, वो देखिए एल्गी तो होता है मगर एक पर्टिकुलर एल्गी के लिए यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है हम स्पायरोगायरा कहते हैं, एक एल्गी का नाम है। जबकि पॉन्ड स्कम हम एक जनरलाइज टर्म है उसके लिए, एल्गी के लिए। सीवीड्स एक एल्गी के नाम नहीं है, बल्कि आपका कोई भी ऐसा एल्गी समुद्र में पाया जा सकता है, जैसे कि आपका बैटकोस्पर्म रेड एल्गी कैटेगरी से आ गया, और जो आपको बात कर रहे हैं फ्यूकस, ये आपका ब्राउन एल्गी से आ रहा है, ये भी सीवीड है। तो ये एक पर्टिकुलर एल्गी के लिए यूज़ नहीं करा, जबकि जो पॉन्ड सिल्क जो टर्म है एक सिंगल एल्गी जिसे हम बोलते हैं स्पायरोगायरा, जो कि ग्रीन एल्गी होता है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसे ब्लैंकेट बीड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि कह रहा है कि जनरल कॉमन नेम यूज्ड फॉर एल्गी, ऐसा नहीं है, ये एल्गी लिए कॉमनली नहीं यूज़ करा जाता, ये एक पर्टिकुलर एल्गा का नाम है पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड सिल्क स्पायरोगायरा का नाम है, ठीक है। सीवीड्स एक जनरलाइज टर्म है फॉर दी एल्गी, ऑल एल्गी के लिए यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप नोन एज बर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट। देखिए ये बहुत सिंपल सा है, हमने आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बता चुके हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस प्लांट ग्रुप को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें क्या आया, सिंपल आंसर एल्गी को मानते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ फार्मास्यूटिक्स मिलते हैं, दूसरी इन सब बातों को ये तो दूसरे प्लांट से मिल सकते हैं, मगर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो इस टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ करा जाता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया का इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट जो है वो एल्गी है, कि जो टोटल अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसका 50% केवल एल्गी से आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं, विच एल्गी हैज़ बीन इन्वेडेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ध्यान दे सुने से, विच एल्गी हैज़ बीन इन्वेडेड द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेडली ग्रोइंग, और बहुत तेज़ी के साथ उनने वहाँ पे ग्रोथ करी, किधर की तरफ मूव कर गया, नॉर्थ वर्ड। देखिए एंट्री इन्वाइट कहाँ करा था, ईस्ट की तरफ, अब मूव करता हुआ कहाँ पहुँच गया, मतलब अपनी ग्रोथ को बढ़ाता हुआ नॉर्थ वर्ड की तरफ। एंड प्लेगिंग, प्लेगिंग मतलब जैसे होता है प्लेग हो गया, प्लेग मतलब एक टाइप का मतलब डिजीज कम्युनिकेबल, एंड प्लेगिंग ऑलरेडी प्लेग्ड से, वहाँ की जो सेल्फिश इंडस्ट्री थी वो ऑलरेडी मतलब एक घाटे में थी, सेल्फिश इंडस्ट्री जो थी, सेल्फिश इंडस्ट्री वो ऑलरेडी उसे प्लेग्ड थी, उसी को इनने और ज़्यादा डैमेज किया जाके वहाँ पे। तो ये कौन सा एल्गा है गाइस, ये बताना है आपको कि कौन सा एल्गी जो नॉर्थ ईस्ट पे एंट्री करा था यूएस में, और नॉर्थ अप पे एंट्री कर, ईस्ट पे एंट्री किया था, नॉर्थ वेस्ट पे किया, और वहाँ की जो सेल्फिश इंडस्ट्री थी उसे पूरी तरीके से उसने डैमेज कर दिया जाके गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका है ए, कोडियम ने। कोडियम क्या है आप बता दें,
ग्रीन एल्गा और उसे कॉमनली क्या बोलते हैं, डेड मैन फिंगर्स बोलते हैं। तो कोडियम यूएसए में एंट्री करा था और कलेरपा आपका मोनाको। मोनाको देखो मोरक्को और टर्म होता है, ध्यान रखना, मोरक्को अनदर कंट्री, मोनाको अनदर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इज नोन फॉर क्रिएटिंग द ग्लोइंग ट्रेल्स व्हेन एवर बोट्स आर डॉल्फिन्स मूविंग थ्रू दी वाटर एट नाइट। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने शुरू में आपको बताया भी था ये क्वेश्चन, मगर इस तरीके से नहीं बताया था। तो अब हमने ग्रीन एल्गी के अलावा दूसरे एल्गी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग नोन, कौन से जो एल्गी ग्रुप हैं आपके, रेड, ब्राउन, डायनोफ्लैजिलेट एंड डाइटम, सभी आपके एल्गीज हैं। कह रहा है कौन से जो एल्गी हैं वो जाने जाते हैं क्रिएटिंग ग्लोइंग ट्रेल्स। ग्लोइंग ट्रेल्स का मतलब हुआ कि जो जैसे ओशियंस लाइक दैट, तो इसमें रात के टाइम में इस तरीके से ग्लोइंग ट्रेल्स मतलब ऐसे धाराएं उठती हुई नजर आती हैं, मतलब कि लाइट के बबल्स आ रहे हैं। कब आते हैं, वेन एवर बोट आर डॉल्फिन्स, जैसे जब पानी से, जब देखो डॉल्फिन जब पानी से निकल के तो हवा में जाती है फिर पानी के अंदर जाती है, तो इस तरीके की जो आकृति क्रिएट होती है उसके लिए कौन सा एल्गी रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, हमने जब आपको डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ाया तो हमने बताया था कि एक जो एल्गी के 11th ग्रुप है उनमें से एक एल्गी ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स गाइस, ठीक है। इन एल्गी में क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब जो रात के टाइम में लाइट दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की क्वालिटी होती है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा वहीं से इसका आंसर निकलेगा, ग्लोइंग। ग्लोइंग का मतलब होता है ग्लोइंग एल्गी उन्होंने बोला गया। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका क्या है, 12 का सी, डायनोफ्लैजिलेट ये क्रिएट करता है सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड एल्गी के बारे में है। देखिए, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेड एल्गी। जनरलाइजेशन क्वेश्चन है, रेड एल्गी के बारे में जनरल टर्म्स हैं। पहला है कि 90% ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, कि 90% जो रेड एल्गी है वो कहाँ पे मिलते हैं गाइस, वो समुद्र में मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े हैं, मतलब अधिकतर जो है बड़े एल्गी हैं, छोटे नहीं हैं। ऑफ इन ग्रोइंग अबंडेंटली इन रॉकी सोर्स। रॉकी सोर्स का मतलब होता है जो आपके जो पथरीला वाला जो मतलब समुद्र का जो बीच होता है उसके रॉकी सोर्स पे ग्रो करते हैं उनसे, क्योंकि ये थोड़ा सा अटैच होते हैं, इनका जो हाइप्ट्रॉन होता है जो होल्ड फास्ट बोलते हैं उसके थ्रू ये अटैच रहते हैं मोस्टली। और थर्ड स्टेटमेंट है सम रेड एल्गी आर, कुछ ऐसा नहीं है कि सभी बड़े बड़े कॉलोनी बनाते, कुछ एक इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और डी स्टेटमेंट है कि रेड एल्गी हैव बीन फाउंड टू कंटेन यूजफुल एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, तीनों टाइप की क्वालिटी होती है, एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटीवायरल भी होती है और एंटी कैंसर इफेक्ट भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब इन एल्गी से हम इस तरीके की मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गाइस सही है, करेक्ट आंसर आपका होता है क्वेश्चन नंबर 13 का ई। क्वेश्चन नंबर 14 में हम फिर बात करते हैं रेड एल्गी के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक बार फिर से देखते हैं इसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। रेड एल्गीज आर रियल प्लांट। देखो ये बात बहुत थोड़ा ध्यान रखना है, रियल प्लांट क्या होता है, प्लांट तो सभी है मगर ये कह रहा है रियल प्लांट है। कौन से, रेड एल्गी। कैसे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूलर जो स्टडीज़ हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि रेड एल्गी आर इन द सेम मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक का मतलब हुआ इनकी ओरिजिन अपने आप से हुई, नेचुरल, मतलब किसी ऐसा नहीं। पैरा जो होती है ना, पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है कि कई सारे, जैसे आपने देखा वीट जो हमारा हेक्साप्लाइड होता है वो 3 डिफरेंट टाइप की ग्रासेस जिनमें क्रोमोसोम का नंबर 14 था उनसे मिक्स होकर हमने 42 वाला मतलब वीट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, इसकी ओरिजिन कैसे कहलाएगी, इसकी ओरिजिन पॉलीफाइलेटिक या पैराफाइलेटिक ओरिजिन बोल, जबकि जो हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं रेड एल्गी, ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, मतलब ये बिल्कुल नेचुरल है, इसका एक ही सोर्स है, मतलब एक ही जगह से ये ओरिजिनेट हुआ है इन द सेम मोनोफाइलेटिक ग्रुप एज लैंड प्लांट्स एंड ग्रीन। जैसे कि लैंड प्लांट और ग्रीन एल्गी ओरिजिनेट हुए उसी तरीके से रेड एल्गी भी ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि जो रेड एल्गी हैं वो आपके रियल प्लांट्स हैं, ये बात सही है, आपको ध्यान रखना है। और बी स्टेटमेंट है कि सम रेड एल्गी आर कोरालाइन। ये क्या मतलब होता है अभी आगे बताता हूँ। एंड मेक कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट आर ऑफ इन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कोरल रीफ। आपने सुना होगा कोरल, कोरल क्या होते हैं गाइड, सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट क्या होता है, एनिमल फाइलम का एक ग्रुप होता है सिलेंट्रेटा, उसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोरल्स। कोरल से जो एनिमल्स हैं वो कोरल उसी में आते हैं। रीफ का मतलब होता है हाउस, जिसके अंदर वो सिलेंट्रेट जो समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन होते हैं, वो उसके अंदर रहते हैं। तो वो जो बॉडी होती है उनकी कैल्शियम का जो डिपोजिशन के छोटे छोटे घर हाउस बन जाते हैं, उनके अंदर कौन रहता है, सिलेंट्रेट रहने लगते हैं। तो उन्हें हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। तो समझ में आ रहा। तो कोरल तो हो गया आपका एनिमल, और रीफ का मतलब उनके हाउसेस, और ये हाउसेस मतलब क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। ये कैल्शियम कहाँ से आता है, ये आता है रेड एल्गी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो रेड एल्गी के थ्रू ये कैल्शियम के हाउसेस बनाए जाते हैं जिनमें कोरल रहती है, उसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। केवल कोरल रहती है तो कोरल रीफ बन गया, रीफ का मतलब हाउसेस से। दूसरा पॉइंट है, रेड एल्गी जो होते हैं वो मेजर कंपोनेंट बायोलॉजिकल रीफ। बायोलॉजिकल रीफ का मतलब फिर उन्होंने हाउसेस बनाए बट उसमें कोरल के अलावा दूसरे एनिमल भी रह सकते हैं, लाइक फिश। फिश तो को सिलेंट्रेट नहीं है, फिश तो इन्वर्टिब्रेट में आ रही है,
सिलेंट्रेट भी इनवर्टिब्रेट डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है बायोलॉजिकल रीफ में भी रोल प्ले करते हैं रेड एल्गी और कोरल रीफ में भी रोल प्ले करते हैं। डी स्टेटमेंट है रेड एल्गी हार्वेस्टेड फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज। स्पेशली रेड एल्गी को जैसे होता है दो डिफरेंट एल्गी हम हार्वेस्ट नहीं करते, मगर रेड एल्गी को कॉमर्शियल लेवल पे समुद्र से निकाला जाता है और उनसे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, अगार अगार एंड कैराजिनन। इनका बहुत ज़्यादा मच एप्लीकेशन ऑलरेडी हम आपको बहुत सारे वीडियो रेड एल्गी जब हमने पढ़ाया था बैट्रोकोस्पर्मम, तो हमने आपको पूरा 2 वीडियो बनाए थे, उसमें आप उसे देखें तो आपको इनके एप्लीकेशंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। अगार एंड कैराजिनन एल्जिन के बारे में भी बात करी थी उसमें। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब रेड एल्गी को रियल प्लांट बोला जाता है, ये बात भी ठीक है, आप ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मोनोफाइलेटिक मतलब नेचुरल ग्रुप होती है। जबकि इनमें क्या होता है ग्रीन एल्गी और लैंड प्लांट में इनमें मिक्सिंग की बात करी गई है। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है कि इनकी ओरिजिन लैंड प्लांट के और ग्रीन जो एल्गी है इनकी ओरिजिन बोला गया कि एक है, मतलब ग्रीन प्लांट के और लैंड प्लांट, ग्रीन एल्गी और लैंड प्लांट के एंसेस्टर एक है, इसका मतलब दो लोगों के एंसेस्टर एक हो गए। जबकि रेड एल्गी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी ओरिजिन एकदम और नेचुरल है, मतलब इसका कोई किसी से मिक्सिंग नहीं हुई। तो यहाँ कहा जाता है कि रियल प्लांट कौन है, रेड एल्गी, इस सेंस में बोला गया है। और बाकी जो पॉइंट है आप समझ सकते हैं। कोरालाइन का मतलब वो जो कैल्शियम का प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कहते हैं कोरालाइन, मतलब कोरालाइन बनाते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं 50 लाइक दैट। देखिए ये पिक्चर भी मैंने लगाया है, देखिए इसमें फिश आ गया, ये तो बायोलॉजिकल रीफ कोरल रीफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल रीफ हो जाएगा। दूसरा देखिए एग्जाम में ये आपको देख रहे हैं कि इसमें आपके कोरल ही स्पेशली कोरल बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये आपका कोरल रीफ, ऊपर वाला कोरल रीफ का डायग्राम था और ये वाला बायोलॉजिकल रीफ के लिए है कि इसमें देखिए बायोलॉजिकल क्या ह्यूमन बींग्स है और दूसरे इसमें आपके दूसरे जो कोरल के अलावा जो फिश है, फ्रॉग्स हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं वो इनके अंदर रह सकते हैं, तो दे आर नोन एज बायोलॉजिकल रीफ। और स्पेशली जो कोरल्स रहे जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो रहे तो उसे हम कोरल रीफ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एल्गीज, ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऑड वन कैसे करके हमें ये खुद सर्च करना है कि हमें कितनी नॉलेज है, हम ये बात करेंगे। देखिए इसमें पोरफायरा है, कोडियम है, कलेरपा है, अल्वा। आपने एक बात देखी, अभी मैंने तीनों एल्गी की बात करी है, बी सी एंड डी, ये तीनों कैसे हैं, ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है। और आपका जो पोरफायरा है ये रेड एल्गी है। एक बात इससे कि पोरफायरा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर कोडियम, कलेरपा, नेलवा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये खूब कई बार बताया कि ये तीनों जो है ग्रीन एल्गी हैं। तो पोरफायरा कैसा है, इससे डिफरेंट है, चाहे वो ब्राउन भी हो सकता है या किसी और ग्रुप हो सकता है, बस 3 एक से हैं, तो ऑड वन का मतलब होगा कि आउट ऑफ 4 जो सिंगल वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 तो उसे हम कहेंगे ऑड वन। तो इस तरीके का आंसर क्या होता है, पोरफायरा, क्योंकि ये क्या है रेड एल्गी और बी एंड सी एंड डी वाले जो हैं वो आपके ग्रीन एल्गी हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर्स इसे देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये आपका है पोरफायरा, मैंने पिक्चर भी इसलिए लगा दिया, पोरफायरा रेड एल्गी आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड एल्गी इन द बॉटम ऑफ द ओशियन। और दूसरा पॉइंट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज है, थोड़ा सा वैसे करके देखना पड़ेगा गाइस। इनमें चाहती फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट किसके बारे में, जनरल है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एल्गी के बारे में नहीं बल्कि जनरल एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। एल्गी लिविंग इन ग्लास हाउसेज कॉल्ड डाइटम्स, बिल्कुल सही। देखिए डाइटम्स क्यों बोला गया, डाइटम्स आपने देखो सिलिकॉन ऑक्साइड की इनके सेल वाल में पार्ट होता है, तो ये सिलिका के अंदर अपनी जो ये पार्ट ही हमारे ग्लास का पार्ट होता है, ग्लास भी इसी बनती है केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो। एल्गी लिविंग इन ग्लास हाउसेज उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइटम्स बोलते हैं, क्योंकि ये उसी की जो डाइटमस अर्थ होती है उसके अंदर अपने हाउसेज बना के उनके अंदर रहते हैं। तो कहने का मतलब है ग्लास हाउसेज में कौन सा एल्गी रहते हैं, वो डाइटम्स, बिल्कुल नो डाउट, एकदम क्लियर 100%। जैसे हमने क्या बताया था, फ्रस्ट्यूल बोलते हैं इनकी सेल वाल को, और इससे क्या बनता है, डाइटमस अर्थ बनती है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी बताए थे। दूसरा पॉइंट है डाइटम्स हैव एप्लीकेशंस एज फिल्टर सिस्टम एंड कार पॉलिसिस करने के लिए जो पॉलिश बनाई जाती है उसमें आता है, और दूसरा फिल्टर पेपर्स या जो लिक्विड फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो उसमें ये काम आता है, बिल्कुल सही बात है। और स्टेटमेंट सी है पोरफायरा जो कि कैसा है, रेड एल्गी हार्वेस्टेड एज नोरी, नोरी एक टाइप का फूड मटेरियल होता है। दूसरा डार्क पर्पल रेडिस ब्रैपर, ब्रैपर मतलब जो एक तरीके का होता है रैप करने वाले, जो जैसे आपने देखा होगा रोटी वोटी ले जाते हैं, दूसरे तरीके रैपिंग करने में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है पूरी दुनिया में, तो इसकी लीव्स बड़ी बड़ी थिक होती हैं, तो ये भी एप्लीकेशन ठीक है। इसके बाद डी स्टेटमेंट है डाइनोफ्लैजेलेट्स कैन अचीव डेंसिटीज ऑफ 107 to 108 सेल्स पर लीटर। देखिए कहने के अंदर डाइनोफ्लैजेलेट जो होते हैं मेनली फाइटोप्लैंक्टन, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट की फार्म में होते हैं, तो कहने का मतलब 1 लीटर में इनका नंबर कितना है, 107-108 सेल्स 1 लीटर में आ जाएंगी। कहने का मतलब डेंसिटी पॉइंट आप बात करें तो इनकी डेंसिटी बहुत रिच होगी। ड्यूरिंग ब्लूम्स, ब्लूम्स का मतलब वो जब ये थिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही कम, अगर हम वाटर 1 लीटर कलेक्ट करें तो हमें उसमें लगभग 107-108 सेल्स जो है डाइनोफ्लैजेलेट की देखने को मिलेंगी। और ये जो आपके होता नहीं गाइस हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, HB का मतलब होता है हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स से इनका संबंध होता है, बिल्कुल आपको बताया। विद पैरालिटिक, सेल्फिश पॉइजनिंग, एमनेस्टिक पॉइजनिंग, डायरेटिक पॉइजनिंग,
और न्यूरोटॉक्सिक सेलफिश, ये डिफरेंट टाइप की जो सेलफिश होती हैं उनके सबको पॉइजन्स क्रिएट कौन करता है? डाइनोफ्लेजेलेट। कैसे करे करता है कि एक जो ब्लूम्स बनाता है उसे हम बोलते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। और ये जो HBAB होते हैं ये सभी जो सेलफिश हैं, चाहे वो एमनेस्टिक हों और सेल्फिश हों, पैरालिटिक हों या फिर आपके डायरेटिक सेल्फिश हों, सबके लिए ये एक पॉइजन का काम करता है गाइस। बिल्कुल सही बात है, आपको पहले भी ये बात मैंने बताई थी जब हमने आपको रेड एल्गी बताया था। और करेक्ट आंसर आपका इस तरीके से होता है। ये जो स्टेटमेंट है A, B, C एंड D आर कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली ट्रू गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 में, रोल एज सिम्बायोंट ऑफ कोरल्स प्लेड बाय विच ग्रुप ऑफ एल्गी। आपको पता होना चाहिए गाइस, अभी हम कोरल में बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कोरल जो बनता है एक एसोसिएशन होता है, उसमें कौन रहता है? सिलेंट्रेट, जो क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। और ये जो संग में कौन होता है उनके, कौन बनाता है? ये आपको बताया था अभी, कौन से एल्गी उसके साथ रहते हैं? डाइटम, डेस्मेट, डाइनोफ्लेजेलेट या रेड एल्गी। तो उसके साथ रहते हैं डाइनोफ्लेजेलेट। डाइनोफ्लेजेलेट क्या होते हैं? छोटे छोटे से वो होते हैं जो कोरल्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। किसके साथ मिलकर रहते हैं? सिलेंट्रेट के साथ। तो ये ध्यान रखना है। तो जो सिम्बायोंट होता है, रोल एज सिम्बायोंट ऑफ कोरल्स प्लेड बाय विच ग्रुप ऑफ एल्गी, तो ये डाइनोफ्लेजेलेट के थ्रू प्ले किया जाता है गाइस, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एल्गी प्रोड्यूस ड्रीम लाइक सीन ऑफ द पीपल। ऑलरेडी हम एक बार बात कर चुके हैं, दोबारा से आ रहा है। जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन बताया था कि जो पानी में इस तरीके से डॉल्फिन वो करती है, जंपिंग करती है, तो एक सीन बनता है। वही क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जब सोते हैं, सपना देखते हैं ड्यूरिंग द स्लीप, तो जो ड्रीम लाइक स्लीप बनते हैं, तो उस तरीके से एक कंपेयर करिए कि विच ग्रुप ऑफ एल्गी प्रोड्यूस ड्रीम लाइक सीन ऑफ द पीपल। कि ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब कि हम सपनों की दुनिया में चले गए। जब हम समुद्र में देखते हैं वहाँ पे रोशनी बायोल्यूमिनेसेंस के कारण मतलब हमें दिखती है, तो हम कहते हैं कि हम सपनों की दुनिया में आ गए। तो जाए ड्रीम लाइक सीन्स जो क्रिएट करते हैं वो कौन से एल्गी करते हैं? वो आपके करते हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस की क्वालिटी होती है। और बायोल्यूमिनेसेंस की क्वालिटी किस में होती है गाइस? डाइनोफ्लेजेलेट्स में होती है। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन एंड इंक्रीजिंग वाटर टेम्परेचर काज मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप ऑफ एल्गी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अभी बहुत जल्दी हमने देखा था, एक बहुत अच्छे चैनल पे इसके बारे में वीडियो बना था कि क्यों कोरल रीफ जो है आज डिके हो रही है, समुद्र में कोरल रीफ क्यों डैमेज हो रही है। क्योंकि हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि टेम्परेचर और CO2 कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। और इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर दी जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक जो फौना एंड फ्लोरा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो कोरल पे इसका बहुत असर देखने को मिला था। कोरल के अंदर जो एनिमल थे उनको ब्लास्ट हो गए, जो कैल्शियम था वो उनसे डिपॉजिट होकर एक डिफरेंट कलर के फॉर्म में समुद्र की जो सर्फेस थी उस पर आ रहा था। उसे बोला गया था कोरल ब्लीच, ठीक है। ब्लीच का मतलब होता है गाइज कलर से, उसे बोला था कोरल ब्लीचिंग प्रोसेस। बहुत ही फेमस हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो गाइज इस कहने का मतलब सिंपली है कि अनफॉर्चुनेटली अनावश्यक चीज़ है कि जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पोल्यूशन की वजह से, और दूसरा इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर की बात करी गाइज, देखो इन्हें क्योंकि वाटर से कंसर्न है, काज मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप ऑफ एल्गी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा एल्गी का ग्रुप प्रभावित होता है? ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी क्या, ये जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, इन्हें ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रेड एल्गी की बात कर सकते हैं, ब्राउन एल्गी की बात कर सकते हैं, डाइनोफ्लेजेलेट की बात कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे प्लांट जो सबसे ज़्यादा बनते हैं वो डाइनोफ्लेजेलेट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ रहते हैं? कोरल के अंदर रहते हैं। कोरल के साथ अपना सिम्बायोसिस बनाते हैं, और जब टेम्परेचर पोल्यूशन बढ़ता है तो कोरल के अंदर ये डैमेज हो जाते हैं। और इनका जो कलरिंग मटेरियल से निकल के डाइटोमिन, जिससे बताया था गाइस, कोरल हमने बताया ना, डाइटम्स में डाइटोमिन होती है, डाइनोफ्लेजेलेट में इस तरह का कलरिंग मटेरियल होता है, वो निकल के बाहर आता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? डिफरेंट कलर अपीयर होता है, जिसे हमने बोला था कोरल ब्लीचिंग। तो गाइज ये करेक्ट आंसर आपका होता है डी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द कोकोलिथोफोराइट्स। देखिए टर्म्स है, बहुत ही टिपिकल है। आगे दूसरा टर्म कह सकते हैं कोकोलिथ बीरर्स। बीरर मतलब जो हैविंग, तो कोकोलिथ बीरर या कोकोलिथोफोराइट्स के बारे में कुछ बातें आपको बताना है। पहले तो ये पता चलना चाहिए है क्या। पहला पॉइंट है कि दीज यूकैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज, मतलब ये छोटी छोटी प्लांट्स की यूकैरियोटिक लेवल की स्पीसीज होती हैं, लाइक एल्गी। सिंपल बात ये बन रही है। दूसरा पॉइंट है कि दीज आर कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेटलेट्स होती हैं, बॉर्न ऑन द सरफेस ऑफ फ्लैजेलेटेड यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं उनकी सरफेस बनती हैं। और दिस स्टेटमेंट है द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ कोकोलिथ इज नॉट इन। इनका जो सही एक्चुअल फंक्शन है क्या है वो हमें नहीं पता है, ये बात बिल्कुल सही है। और डी स्टेटमेंट अलाप दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो ये क्या है, अभी मैंने पिक्चर दिखाया कि यूकैरियोटिक जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, उनकी बॉडी पे जो कैल्शियम कार्बोनेट की डिपॉजिट होकर डिफरेंट का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट आकृति की जो स्ट्रक्चर बनती है, उनके लिए टर्म यूज़ करा जाता है कोकोलिथोफोराइट्स। देखती है गाइस, ये होता है कोकोलिथो, इनके फ्लैजेलेट्स हैं। ये आपका डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स इन्हें बोला जाता है। ये आपका एक सिंगल देख लें, ग्रीन, इस तरीके की ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, इनके लिए टर्म यूज़ करा जाता है ये।
तो आपके लिए ये करेक्ट आंसर 26 फॉर्मेशन जो है वो ठीक है, आपको करेक्ट आंसर डी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हम बात कर सकते हैं कोकोलिथोफोराइट्स आर एसोसिएटेड विद दी। देखो एक बात अगर ऐसे ही आ जाए कि कोकोलिथोफोराइट का संबंध किन से, एल्गी से, फंजाई से, मॉस से या टेरोडोफाइट से है, तो हम जानते हैं ये कहाँ होती है, ओशन में, वाटर बॉडीज में। तो वाटर बॉडी में तो आपकी मॉस से टेरोडोफाइट भी मतलब ब्रायोफाइट के कुछ कुछ एक फॉर्म पाई जाती है, मगर ये जनरल वे में बहुत बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं जो केवल एल्गी होते हैं, वो स्पेशली जो आपके ओशियंस होते हैं, सीवीड्स, उनसे रिलेटेड टर्म्स का मतलब है एल्गी से। अब एक बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन जो आपने सुना होगा, इसकी तरीके क्वेश्चन सुनोगे, पर इस क्वेश्चन को बहुत ही रेयर है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्वेश्चन, समझिए। विच ग्रुप ऑफ एल्गी कैन बी इन फैक्ट वेरी अबंडेंट टू सो अबंडेंट दैट कि दे कैन रन टर्न, मतलब टनल चेंज कर देता है सरफेस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। देखिए आपने सुना होगा नाटो, एक ग्रुप है जिसमें बहुत डिफरेंट कंट्री की आर्मी होती है, जिसमें टर्की और यूएसए और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री हैं उसका मेंबर्स है। तो कहने का मतलब उससे हमारा, खैर वो तो मैं बता रहा था आपको, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन जो होता है वो बहुत दूर दूर तक हमें कभी कभी ऐसा दिखता है कि सफ़ेद हो गया, वाइटिश हो गया। जैसे आप देखते हैं ना कि क्लेमाइडोमोनास या ट्राइकोडेस्मा मर्थेमम जो आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये समुद्र को रेड कर देते हैं, कभी कैसा कर देते हैं। तो उसी तरीके से कभी कभी जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वो हमें कैसा दिखाई देता है, वाइट कलर का दिखा, मीलों से मीलों तक। आप समुद्र की पिक्चर कैसे ले जाइए, जब हम इनकी सैटेलाइट से पिक्चर लेते हैं तो हमें लगता है कि बहुत दूर दूर तक वो हमें वाइट ही दिखाई दे रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन में आपके कोकोलिथोफोराइट्स, फंजाई, डेस्मिड्स और डाइटम्स गाइस। तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए गाइस, करेक्ट आंसर क्या होगा? कोकोलिथोफोराइट्स होगा, क्योंकि आप ये पता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशंस होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है गाइस? चूना जिसे हम बोलते हैं, वाइट होता है, और इसकी वजह से ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो होता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो हमने बताया, फिर पूछने का तरीका चेंज किया। इन विच आर द फॉलोइंग केमिकल इज कंसर्न विद कोकोलिथोफोराइट्स या कोकोलिथो। तो आपको ध्यान है कोकोलिथो कैल्शियम कार्बोनेट से। अब एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी। ये देखिए जो आप प्लांट देख रहे हैं ये सहतूत का प्लांट है, जिसे हम बॉटनी में क्या बोलते हैं? मोरस अल्वा, ठीक है, सहतूत बोलते हैं हिंदी में। अब कुछ दूसरे के एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ कुछ एल्गी के नाम दिए हैं, कुछ ट्री के नाम भी हैं, उनके कुछ कॉमन नेम है। जैसे आपने देखा होगा, हमने जब आपको पढ़ाया था स्पायरोगायरा, अभी हमने पहले पर बताया, इसे हम ब्लैंकेट बीट बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों ब्लैंकेट बीट बोलते हैं? आप पिक्चर भी देख सकते हैं इसका, उसमें इसके जो वो होते हैं वो इस तरीके से अम्ब्रेला टाइप के एल्गी होते हैं, ऐसे वाटर में तैरते रहते हैं, फ्रेश वाटर जो तालाब उलाब होते हैं उसमें। तो गाइस उस तरीके का हम जब बात करते हैं इसमें, तो पॉइंट आता है कि हम उसे क्यों ये टर्म दिया गया उसे। तो इसमें स्पायर वगैरह को हम ब्लैंकेट बीट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कल हमने आपको बताया था सार्गैसम को हम क्या बोलते हैं? गल्फ बीट बोलते हैं, ठीक है गाइस, ये बात भी आपको बता दी थी हमने कल के एग्जाम्पल में अपने, कि सार्गैसम को हम गल्फ बीट बोलते हैं। और फ्यूकस को हम क्या बोलते हैं? आपको आज ही हमने सुबह मॉर्निंग बताया था, कल जो हमने वीडियो डाला है, रॉक बीट बोलते हैं। और अब ये तीन तो एल्गी होगा कि स्पायरोगायरा, ब्लैंकेट बीट, सार्गैसम, गल्फ बीट, फ्यूकस, रॉक बीट, बिल्कुल सही बात है, एकदम मैचिंग है, जो जिसके सामने है बिल्कुल सही है। अब आपका एक प्लांट है मोरस अल्वा, जो सहतूत, जो हमने आपको पिक्चर दिखाया था, ये जो होता है ये ट्री बीट है। कहने का मतलब है कि उनके तो नाम थे बीट, मतलब बीट का मतलब क्या होता है गाइस? कॉमनली अनवांटेड प्लांट। तो स्पायरोगायरा ब्लैंकेट बीट, सार्गैसम को गल्फ बीट, फ्यूकस को रॉक बीट। इसी तरीके जो मोरस अल्वा होता है, जो सहतूत का प्लांट होता है, ये ट्री के बीच में, जो हम ट्री लगाते हैं कि अपने कॉमर्शियल पर्पज, जैसे हमने शीशम का प्लांट लगाया तो हम उसमें देखेंगे हमारे फील्ड में कुछ अनवांटेड जो हमने नहीं लगाए, तो उसमें हमें देखते हैं नॉर्मली सहतूत का प्लांट ग्रो कर जाता है। तो कहने का मतलब है हर प्लांट के ग्रुप के साथ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं नेचर में जो अनवांटेड होते हैं, जिन्हें हम लगाते ही नहीं, वो ग्रो करा जाते हैं। जैसे हम गेहूँ अपने खेत में, वीट अपने खेत में, तो बहुत सारे बथुआ उसमें चिनोपोडियम एल्बम ग्रो कर जाता है। तो कहने का बथुए के साथ, मतलब बथुआ जैसे जिसमें चिनोपोडियम एल्बम जो है वो वीट के साथ जो है आपका मतलब वीट जो हमारा गेहूँ होता है उसके साथ मतलब बीट का काम करता है। इसी तरीके से ट्री के साथ भी कुछ प्लांट जो होते हैं बीट होते हैं, मतलब वो ट्री लगते हैं, लुक लाइक ट्री, मतलब सहतूत का बड़ा प्लांट होता है, अच्छे फ्रूट्स आते हैं उसमें, मगर उसे लगाया नहीं जाता है, वो अपने आप ही निकल सकता है। किसके साथ? बड़े ट्रीज के साथ। कहने का मतलब ट्री लेवल का बीट कौन है? मोरस अल्वा, जिसे हम सहतूत बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है, इसे ट्री बीट कहा जाता है। और इस तरीके जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, जिसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं, ए फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, इस तरीके डी। एंड लास्ट में गाइज आई होप दैट कि यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्लिस। थैंक यू वेरी मच गाइज।